अगर भाई आप ऑफिस जाते हो रेगुलर और अच्छी खासी आपकी सैलरी है तो आप ऑब्वियसली बात है भाई इंडिया में रहते हो तो गाड़ी लेने का जरूर सोच रहे होंगे। बट अभी ओला उबर जो है वो इतनी कन्वीनियंट हो गई है कि लोग सोचते हैं कि यार अपनी गाड़ी में पैसा इन्वेस्ट करने की जगह अपना ओला उबर से ट्रेवल करेंगे, दिन का जो है वो मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा, ना ईएमआई की टेंशन ना डाउन पेमेंट की टेंशन। तो अगर आप भी ऐसे ही कंफ्यूजन से जूझ रहे हो ना तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि मैंने रिसेंटली एक टाटा टियागो ली है जिसकी ऑन रोड कॉस्टिंग जो है वो 7-7.5 लाख रुपए के आसपास पड़ती है और भाई जो है वो यूज करते हैं ओला उबर। पहले आप इंट्रोडक्शन दे दो अपना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय, मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जैसे कि अनमोल ने बताया कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपनी खुद की गाड़ी लेनी चाहिए या ओला और उबर का यूज करना चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक और चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को तभी देखें अगर आप एक बजटेड सेगमेंट में गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, ना कि एक हाई एंड और लग्जरी सेगमेंट में। मतलब BMW लेने की सोच रहे हो तो आपके लिए नहीं है, ये अपनी वही 7-8 लाख की गाड़ी ले रहे हो तभी है बात, है ना। हाँ, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जो हमने कंडीशंस रखी है कुछ जैसे कि हमारा जो ऑफिस है वो सेम ही है, मतलब जो डिस्टेंस हमने रोज ट्रेवल करना है तो लगभग 20 किलोमीटर जाना 20 किलोमीटर आना, तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने गाड़ी क्यों खरीदी, उसके बाद भाई बात करेंगे कि उन्होंने ओला उबर क्यों चूज किया। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक जो हमने अजम्पशंस लिया ना वीडियो में वो आपको बता दूं। सबसे पहले गाड़ी हमने चूज करी है टाटा टियागो जिसका ऑन रोड प्राइस लगभग 7-7.5 लाख रुपए है। दूसरा हमने पेट्रोल की गाड़ी चूज करी है, तो गुड़गांव में हम रहते हैं, यहाँ पे पेट्रोल प्राइस ऑलमोस्ट 100 रुपीज पर लीटर पहुंचा हुआ है। तीसरा डिसीजन पीरियड जो देखा है हमने वो लिया है 10 साल के लिए, यानी कि अगर हम गाड़ी खरीदेंगे तो 10 साल के लिए उसको कम से कम रखेंगे। चौथा डेली रनिंग, ऑफिस जो है हमारा 20 किलोमीटर है घर से, तो आना जाना जो है अराउंड 40 किलोमीटर पड़ता है हमें। वैसे तो ज्यादातर ऑफिस जो है वो 24 से 26 दिन होते हैं महीने के, बट जो बाकी छुट्टी वाले दिन है वो उसमें भी हम गाड़ी चलाएंगे। तो हमने पूरी कैलकुलेशन जो है वो 40x30 यानी 30 दिन के हिसाब से करी है। तो यहाँ पर हमारी एक एक्सेल शीट खुली हुई है जिसका लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप भी डाउनलोड करके जो भी वैल्यूज हम यहाँ पर अपने हिसाब से डाल रहे हैं वो आप अपने हिसाब से डाल के कैलकुलेट कर पाओगे कि आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर ओला उबर लेनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हो जो डिसीजन पीरियड है वो हमने 10 साल का रखा है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जो भी हम गाड़ी ले रहे हैं वो 10 साल के लिए लेने वाले हैं। दूसरा जो डेली रनिंग है हमारी किलोमीटर्स में वो यहाँ पर है 40। तो हो सकता है आपने 5 साल के लिए गाड़ी लेनी हो तो आप इस 10 की जगह एक्सेल शीट में 5 साल डाल देना। आपको अगर 40 की जगह रोज के 20 किलोमीटर चलना है या 80 किलोमीटर चलना है तो वो आप चेंज करके यहाँ पर फिल कर देना। तीसरा जैसे कि मैंने बताया टाटा टियागो मैंने ली है तो उसी की हम सारी कैलकुलेशन अपना पेट्रोल का और मंथली एक्सपेंसेस वगैरह वो सब कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टैब है यहाँ पर है वो ऑन रोड प्राइस का। तो अभी जो हमारे को गुड़गांव में ये गाड़ी पड़ रही है जो हम वेरिएंट लेना चाहते हैं वो पड़ रही है 7 लाख रुपए की। इसमें हमने इंश्योरेंस अमाउंट नहीं लगाया है, तो फर्स्ट ईयर का इंश्योरेंस क्यों नहीं लगाया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये ऑन रोड प्राइस है बट विदाउट इंश्योरेंस है। सेकंड यहाँ पे टैब है डाउन पेमेंट का। ऑब्वियसली भाई 7 लाख की गाड़ी ले रहे हैं और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो 7 लाख तो जाके दे नहीं आएंगे शोरूम में, हमें एक लोन जरूर करवाना ही पड़ेगा। और लोन भी पूरा 7 लाख का होगा नहीं, उसके लिए कुछ डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी जो कि हमने रखी है 20%। हो सकता है आपके पास 30% पैसा कैश पड़ा हो, 10% पड़ा हो, 40% पड़ा हो, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। या आपको मारुति स्विफ्ट लेनी है, डिजायर लेनी है तो उसकी आप ऑन रोड कॉस्टिंग यहाँ पे भर सकते हो। ये हमारी अपनी कंडीशन है, आप अपने अकॉर्डिंग करो, ठीक है। तो डाउन पेमेंट 20% के हिसाब से बन गया 1,40,000 रुपए। ये हमें मतलब जो है वो गाड़ी खरीदने के टाइम पे शोरूम पे देना पड़ेगा। उससे अगला टैब है हमारा लोन अमाउंट। तो बचा हुआ अमाउंट जो है 7 लाख में से वो बन गया है लोन अमाउंट यानी कि 5,60,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी गाड़ियों का चल रहा है, जैसे कि मैंने टियागो ली तो मुझे 8.50 का पड़ा। आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, कईयों को 7.5% पे भी मिल जाता है या कईयों को 10-11% पे भी मिलता है। तो जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो आप यहाँ पे फिल कर लो। अगला है लोन पीरियड। तो मैंने 5 साल के लिए लोन करवाया भाई अपनी गाड़ी में, आप हो सकता है 7 साल 3 साल 2 साल जो भी अपना भर देना। EMI मुझे पड़ी है 5,60,000 के लोन पे 8.5% पे 11,500 रुपए की ऑलमोस्ट। तो ये अमाउंट जो है मुझे मंथली पे करना है बैंक को एज अ EMI। अब ये तो हो गए भाई लोन का। अब इसके बाद कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है गाड़ी की, जैसे कि इंश्योरेंस ईयरली। तो यहाँ पर हमने 15,000 रुपए इंश्योरेंस लगाया अपनी गाड़ी का, इसलिए मैंने ये इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि ये जो इंश्योरेंस का टैब है ना आपके फर्स्ट ईयर से ही एक्टिव रहेगा। तो आपकी गाड़ी की जो भी ऑन रोड प्राइस आ रही है ना उसको उसमें से आप इंश्योरेंस माइनस करके वो यहाँ पर भरना, ठीक है। इंश्योरेंस वाला अमाउंट मत भरना क्योंकि इंश्योरेंस का अमाउंट यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड है फिर अब गाड़ी चलाओगे इतनी तो ऑब्वियसली बात है भाई सर्विस भी तो करवाओगे ना। तो ईयरली सर्विस कॉस्ट जो है वो भी हमने पकड़ लिया 10,000 रुपए का कि 10,000 रुपए हम सर्विस में अपनी गाड़ी के खर्चेंगे। अब स्टार्टिंग के 5 साल में 10,000 है, लेकिन आने वाले टाइम में हाँ कभी कभी रिपेयरिंग करवानी पड़ती है या एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो वो सब हम चीजें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। वो आपका अपना है, इंश्योरेंस अमाउंट में से कभी कभी आपको मिल जाता है क्लेम, तो हिसाब देख लेना हिसाब से। अभी हमने 10,000 रुपए ईयरली लिया है। उसके बाद भाई माइलेज की बात करेगी, पर किलोमीटर जो है वो कितने लीटर या फिर पर लीटर जो है कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है। तो हमारी टियागो जो है पेट्रोल में वो 15 की एवरेज दे रही है। आपने जो भी गाड़ी ली है उसकी एवरेज यहाँ पे लिख देना 14, 15, 13। उसके बाद पेट्रोल कॉस्ट मैंने बताया गुड़गांव में 100 रुपए लीटर चल रहे हैं यहाँ पर, उस हिसाब से
हमने कैलकुलेशन करी है। आपके वहाँ राजस्थान में रहते हो तो 120 भी है कई जगहों पे, तो आप वो भर देना। फिर इसके बाद जो टैब है ये है भैया मंथली पेट्रोल कॉस्ट, यानी कि महीने में हमारी जितनी गाड़ी चल रही है ना उसके लिए पेट्रोल कितना खर्च होगा। तो हमारी दिन की चल रही थी 40 किलोमीटर, महीने की चल रही है मोटा मोटा 1200 किलोमीटर गाड़ी, और 15 किलोमीटर की हमारी अगर माइलेज देती है 100 रुपए के हिसाब से, तो मंथली हमारा खर्चा है भाई पेट्रोल का 8000 रुपए। यानी कि जो हम EMI भर रहे हैं 11500 रुपए की, ये तो हमें गाड़ी की भरनी है, साथ ही साथ में पेट्रोल का भी तो खर्चा भरना है ना, पेट्रोल भी तो हमें जेब से ही लगाना पड़ेगा, तो वो मंथली कॉस्ट हो गई हमारी 8000 रुपए की। इसके बाद एक और टैब है पार्किंग चार्ज पर मंथ का। अब मेरा तो अपना घर है भाई, इसलिए मैंने यहाँ पर पार्किंग चार्जेस 0 लगाए हैं। अब आप हो सकता है किसी सोसाइटी में रहते हो या कहीं और रहते हो जहाँ पे आपको कवर्ड पार्किंग है खरीदनी पड़ी, तो हो सकता है 1000 रुपए मंथली हो, 1500 रुपए मंथली हो, वो प्राइस जो है वो आप यहाँ पे डाल लेना। मेरे केस में ये 0 है। अगला जो टैब है ना ये है भैया इंटरेस्ट कॉस्ट का, कि जो मैंने 5,60,000 का लोन लिया था 5 साल के लिए, उसमें मैं टोटल 5 साल में कितना इंटरेस्ट बैंक को देने वाला हूँ, वो है भैया 1,29,355 रुपए। इसके बाद आता है हमारा ईयरली रनिंग कॉस्ट। अब ये क्या है, जो हमने पेट्रोल का मंथली 8000 रुपए निकाला था, तो वो साल का कितना लगेगा, वो है भैया अपना टोटल 96,000 रुपीज। फिर उसके बाद फिक्स चार्जेस साल के कितने, जो हमारा ये था प्लस में ये था, तो दोनों को प्लस करते हैं तो 15 + 10 25,000 रुपए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गए। यहाँ पे ये सब फॉर्मूलेज लगे हुए एक्सेल शीट में, आप डायरेक्टली एक्सेल शीट डाउनलोड करो, फिगर्स डालो अपनी, और सब कुछ कैलकुलेट ऑटोमेटिक होता रहेगा। अगला आता है भैया डेप्रिसिएशन ऑफ कार। अब जैसे कि मैंने बताया 10 साल के लिए मुझे ये कार रखनी है, तो 10 साल के बाद हो सकता है मैं चेंज कर रहा हूँ, या फिर गाड़ी इतनी खच्चड़ हो जाएगी मुझे उसको बेचनी पड़े, तो हिसाब से अगर डेप्रिसिएशन ले तो साल का 15% जो है हमारी गाड़ी डेप्रिशिएट करेगी। तो जब हम 10 साल बाद अपनी गाड़ी बेचेंगे तो उसकी रीसेल वैल्यू निकल के आएगी केवल और केवल 1,37,800 रुपए। अब ये कई बार ना ब्रांड टू ब्रांड भी डिफर करता है, कि आप मारुति की गाड़ियां ले रहे हो तो थोड़ा सा आपको रीसेल अच्छी मिल जाएगी, या फिर अगर आप कोई और गाड़ी ले रहे हो टाटा के केस में थोड़ी सी रीसेल कम है, तो मेरी मान लो 10 साल बाद मेरे को गाड़ी का रेट जो है इतना सेकंड हैंड मार्केट में मिल जाएगा, मैं किसी को अगर बेचूंगा। अगला टैब है वो है नेट कॉस्ट ऑफ ओनिंग अ कार, यानी कि 10 साल की हमने गाड़ी रखी है, तो जो मैंने ऊपर लिस्ट बताई ना सब कुछ, जैसे कि उसमें अपना लोन अमाउंट का इंटरेस्ट हो गया, गाड़ी की एक्चुअल कॉस्ट हो गई, पेट्रोल का कॉस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन, वो सब मिला मिलू के जो है रीसेल वैल्यू के बाद हमें जो गाड़ी पड़ी है भैया 19 लाख रुपए की पड़ी है 10 साल में। तो सब कुछ हमने चला लिया, महीने का 1200 किलोमीटर हम रनिंग कर रहे थे अपनी गाड़ी में, तो 19 लाख रुपए हमें खर्च करने पड़े पिछले 10 साल में टोटल। अब पर किलोमीटर कॉस्ट हिसाब लगाया जाए, ये अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया फॉर्मूलेज लगे हुए हैं। तो मुझे 1 किलोमीटर चलने के लिए इस गाड़ी में 13 रुपए 21 पैसे खर्चने पड़े हैं 10 साल के टाइम पीरियड में। अब वही आप कैलकुलेशन कुछ भी अपनी वैल्यूज डालोगे तो डिफरेंट हो जाएगी। मेरे हिसाब से 10 साल मेरे को टियागो रखने पर 1 किलोमीटर 13 रुपए में मैं खर्च कर रहा हूँ, और टोटल मैं खर्च करूंगा 19 लाख रुपए। अब बुलाते हैं अजय भाई को, उनसे पूछते कि उन्होंने ओला उबर क्यों चूज करी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाई ऑलमोस्ट सेम ही पड़ेगा, रीजन क्या वो देखते हैं। तो अभी अनमोल ने बताया कि अपनी गाड़ी लेते हैं तो पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी होने वाली है, तो आइए अब हम देखते हैं कि कैब सर्विस आपके लिए कितनी किफायती होने वाली है। तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन के लिए मैंने भी अपना डिसीजन पीरियड 10 साल का यूज किया है, और मेरी गाड़ी भी डेली 40 किलोमीटर चलने वाली है। जब उबर पे मैंने अपनी पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करी तो मैंने पाया कि मेरी पर किलोमीटर ट्रैवलिंग कॉस्ट 15 रुपए थी। तो अपने एग्जाम्पल में मैं 15 रुपए पर किलोमीटर की ट्रैवलिंग कॉस्ट लेके आगे बढ़ने वाला हूँ। तो 15 रुपए देख के आप सब सोचेंगे कि गाड़ी लेने की कॉस्ट करीब 13 रुपए 21 पैसे थी, पर हमारे केस में 15 रुपए है, पर फिर भी मैं ओला और उबर को क्यों सपोर्ट करने वाला हूँ। तो इसके आगे फाइनेंशियल ट्विस्ट है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो 30 दिन के हिसाब से मेरा मंथली एक्सपेंस हुआ 18,000 रुपए, तो ये काफी महंगा हिसाब किताब लग रहा है, पर इसमें एक फाइनेंशियल ट्विस्ट है, तो आइए वो देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। हम लोगों की यही कोशिश रहती है कि आपको फाइनेंशियल ज्ञान के साथ साथ नई नई फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में बताएं। तो हम बात करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सिंपल शब्दों में कहूं तो कुछ पाने के लिए कुछ आपको खोना पड़ता है, तो वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया एक फ्रीलांसर का जो डेली बेसिस पे 10,000 रुपए कमाता है अपने क्लाइंट्स के असाइनमेंट्स पूरे करके। लेट्स सपोज वो फ्रीलांसर किसी दिन पार्टी करने चला जाता है और अपने क्लाइंट के असाइनमेंट्स डिलीवर नहीं कर पाता है, तो उस दिन उसको 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे। तो एक्चुअल में तो पार्टी में वो 5,000 रुपए स्पेंड करके आया, पर उस दिन उसकी 10,000 रुपए की कमाई भी नहीं हो पाई। तो रियल कॉस्ट तो उसकी पार्टी करने की 5,000 रुपए है, पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10,000 रुपए भी है जो उसको क्लाइंट से मिलने वाली थी और उस दिन उसको नहीं मिली। हाँ, तो टोटल कॉस्ट हुई 15,000 रुपए, पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई 10,000 रुपए। आई होप इस छोटे से एग्जांपल से आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पता लगा। अगर मैं ओला और उबर से ट्रैवल करने वाला हूँ तो मैं फर्स्ट प्लेस में अपनी डाउन पेमेंट नहीं पे करूंगा। मेरे पास 1,40,000 रुपए स्पेयर पैसा होगा जिसको मैं कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स वगैरह में। तो मैंने अज्यूम किया है कि इस 1,40,000 की डाउन पेमेंट पे मैं पर ईयर 12% कमा लूंगा। तो 10 साल बाद मेरी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी वो 4,34,000 रुपए होगी। तो चलिए एक बार को इस इन्वेस्टमेंट वैल्यू को साइड रखते हैं। पर मंथ 18,000 के हिसाब से 10 साल में मेरी ओला उबर से ट्रैवल करने की कॉस्ट होने वाली है 21,60,000 रुपए पर मेरे पास अपनी इन्वेस्टमेंट भी तो है जिसको बेच के मैं करीब 4,30,000 रुपए निकाल सकता हूँ। तो अगर मेरी नेट कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग बाय ओला उबर देखी जाए तो वो करीब 17,25,000 रुपए होने वाली है। और अगर इसको हम इफेक्टिव पर किलोमीटर कॉस्ट में कन्वर्ट करें तो करीब 11 रुपए 98 पैसे होने वाली है। तो गाड़ी खरीदने के केस में हमने देखा था वो करीब 13 रुपए थी और
और जब हम ओला उबर से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी नेट इफेक्टिव कॉस्ट 12 रुपए पड़ने वाली है। तो जैसे कि आपने देखा, मुझे 10 साल गाड़ी रखने पे लगभग 19 लाख की पड़ी थी और भाई को 17,25,000 रुपए की, और जो पर किलोमीटर कॉस्ट थी ना वो भी केवल 1 रुपए कम है भाई। बट मेरे पास अपनी गाड़ी भी तो है, सोचो है ना। तो अगर फाइनेंस वाइज देखा जाए तो अभी सस्ता तो हमें क्या पड़ रहा है यहाँ पर फाइनल डिसीजन में, ओला उबर हिसाब से 1 रुपए पर किलोमीटर सस्ता पड़ता है यहाँ पर। लेकिन ये तो हो गई फाइनेंस, अब क्या बात करेंगे हम इसके अलावा। अब हमें इसके साथ ही नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करना जरूरी है। तो अभी दोनों के एग्जांपल्स आपने देख लिए होंगे। मुझे 10 साल में गाड़ी की जो कॉस्ट पड़ी वो पड़ी 19 लाख रुपए एंड भाई को 10 साल में पड़ी 17,25,000 रुपए। नेट बात करें तो 1,75,000 रुपए भाई ने मेरे से बचा लिए है, और साथ ही साथ में जो पर किलोमीटर की कीमत है वो हमें एक रुपए कम पड़ी है भाई को। तो हिसाब से अगर इस सीट के हिसाब से देखें तो फाइनल डिसीजन जो है वो हमारा आ रहा है ओला उबर के हक में, यानी कि भाई का डिसीजन फाइनेंशियल एस्पेक्ट से काफी अच्छा रहा। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, काफी लोग कहेंगे कि 10 साल में भाई पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है भाई प्राइस बढ़ेगा, बट साथ ही साथ ओला उबर के भी चार्जेस बढ़ेंगे। शुरू में वो 7-8 रुपए किलोमीटर लेते थे, अब वो 15 रुपए ले रहे हैं, आने वाले टाइम पे 22 रुपए लेंगे। सेम जैसे पहले 80 रुपए पेट्रोल था, मैं अब 100 रुपए दे रहा हूँ, तो वो आने वाले टाइम पे 120-30 रुपए भी होगा। तो वो इसलिए हमने कहीं पे भी बीच में ना ऐड नहीं किया, क्योंकि वो कट ऑफ हो ही जाएगा। लेकिन अब क्या बात करेंगे भाई हम, फाइनेंस की तो हो गई बात। अब ये बात तो हमने कर ली थी फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, तो इसके साथ ही हमें नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे भी एक बार चर्चा कर लेनी चाहिए अनमोल। ठीक है, क्योंकि वैसे तो फाइनेंस के हिसाब से ओला उबर सस्ती पड़ रही है 10 साल के टाइम पीरियड में। सबसे पहले भाई अगर मैंने एक अपनी गाड़ी खरीदी है तो मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टेटस सिंबल, मतलब रिश्तेदार दोस्त सब पीछे से आगे से जैसे भी पर बातें करेंगे कि हाँ अनमोल ने एक अपनी गाड़ी खरीद ली। लेकिन आपके पास ये नहीं है, आप ओला उबर से ट्रैवल करो। अरे गाड़ी खरीद तो ली, खड़ी कहाँ करोगे? दिल्ली गुड़गांव जैसे शहर में जहाँ पार्किंग की समस्या नहीं है तो उसमें ओला और उबर का काफी कन्वीनियंस है, कोई पार्किंग की हैसल नहीं है, बस उतरो और निकल लो अपनी लोकेशन पे। हाँ मतलब सही बात है, ओला उबर में पार्किंग का इशू नहीं रहेगा कुछ भी। सेकंड एडवांटेज अपनी गाड़ी लेने का है भैया, नो वेटिंग टाइम। आजकल ओला उबर वाले ऐसे हो गए हैं, पहले बुकिंग ले लेते हैं फिर पूछते फोन करके कि हाँ जी भैया कहाँ जाओगे, मैं कहता हूँ दिल्ली जाएंगे, कैंसिल कर देते हैं। मुझे 5-6 बार ऑटो बुक करना पड़ता है या कैब बुक करनी पड़ती है, उसके बाद बंदा आता है, तो बहुत मेरा टाइम ना वेटिंग में जाता है। लेकिन कैब सर्विस में मुझे फ्री का ड्राइवर भी मिलता है, मैं आराम से पीछे बैठ के रिलैक्स करता हूँ भी जा सकता हूँ और अपना काम भी निपटा सकता हूँ। लेकिन जब अपनी खुद की गाड़ी है तो मुझे ड्राइवर के लिए अलग से कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, या फिर आपको खुद ही गाड़ी चलानी आती हो, है ना। थर्ड एडवांटेज अपनी गाड़ी होने का ये है कि भैया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में आपको पता ही है रात को ट्रैवल करना, लड़के हो चाहे लड़कियां, किसी के लिए भी सेफ नहीं है। बट अपनी अगर आपकी खुद की गाड़ी होती है तो आप उसमें एक स्टेप आगे हो सेफ्टी में, जबकि ओला उबर में हम केसेस सुनते रहते हैं भाई टैक्सी में क्या क्या चीजें हो जाती है। लेकिन ओला उबर में मेरे को एक और बेनिफिट लगता है कि मुझे कोई चलान पे नहीं करना है। वैसे तो हम प्रमोट करते हैं कि आपको सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करके गाड़ी चलानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अपनी गाड़ी होते हुए आपके कहीं ना कहीं चलान कट जाते हैं बेध्यानी में। जैसे दिल्ली में स्पीड कैमरास लगे हैं तो 60-70 के ऊपर जाते ही चलान आ जाता है, मेरे स्पेशली बहुत बार आए हैं। जो हमने फाइनेंस वाले में चीज ऐड नहीं करी है तो वो चीज आपकी बच जाएगी। एक और पॉइंट मैं भाई की तरफ से बोलना चाहूंगा, अगर आप ड्रिंक करते हो या रात को पार्टीज में जाते हो सैटरडे संडे को, तो आप खुद गाड़ी अपनी चला के नहीं ला सकते, उस केस में ओला उबर आपके लिए थोड़ा फायदेमंद रहेगा। फोर्थ एडवांटेज अपनी गाड़ी का है कि फैमिली के साथ काफी कन्वीनियंट रहता है। मान लो लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना है, किसी रिश्तेदार के जाना है, या अभी तो हमने जैसे कैलकुलेशन सारी सिटी में ही ली थी ऑफिस के लिए, अब हमें दूसरे मतलब आउट ऑफ स्टेशन जाना है, दूसरी सिटी में स्टेट में जाना है, तो फैमिली के साथ अपनी गाड़ी होने का ये एडवांटेज है। लेकिन कैब सर्विस का एक ये फायदा है कि अगर आप किसी नई सिटी में रिलोकेट हो रहे हैं जो आपके घर से काफी दूर है, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं और बैंगलोर की तरफ रिलोकेट हो रहे हैं, तो आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं और वहां पे आप कैब सर्विस की लोकल सर्विस यूज कर सकते हैं। हाँ, बट अगर ले जा भी सकते हो तो उसमें भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड हो जाएगा कि मुझे गाड़ी यहाँ से शिफ्ट करवानी पड़ेगी अपनी वहां पर, है ना। तो ये भाई हमने फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ही एस्पेक्ट में बात करी प्रॉपर। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने पैसों के अकॉर्डिंग सारी फिगर्स को चेंज करके एक्सेल शीट में डाल के फाइनल डिसीजन जो है वो यहाँ पर देख पाओगे। हमारी केस में ओला उबर फाइनेंस में ज्यादा बेटर है, बट देखा जाए वैसे एस्पेक्ट्स को तो अपनी गाड़ी ओन करना ज्यादा बेटर है। डिसीजन आपके ऊपर ही है, कोई चीज गलत नहीं होती, कोई चीज सही नहीं होती। बाकी आपको थैंक यू सो मच भाई, ऐसे ही हम अच्छे कंटेंट जो है लोगों के लिए लेते आएंगे। भाई को काफी नॉलेज है इन चीजों में, तो मैंने सोचा थोड़ा साथ मिलके ही चैनल को रन करते हैं और ऐसा और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए टाइम टू टाइम आता रहेगा। बाकी जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।